प्रश्नकाल आरंभ। श्रीमती रीना कश्यप जी, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगी, जो ITI कोटी बधोग है वो हमारी नई ITI है और जो वर्तमान में जो वहाँ पे ट्रेड चल रहे हैं वहाँ पे बच्चों की जो विद्यार्थियों की एडमिशन नहीं हो पा रही है। तो मेरा निवेदन होगा कि इसमें इनकी ट्रेड में चेंज किया जाए और नए ट्रेड जैसे पंप ऑपरेटर, कोपा या अन्य ट्रेड वहाँ पे चलाया जाए ताकि वहाँ पर बच्चे ITI में एडमिशन लें, क्योंकि जो हमारा वो क्षेत्र है बहुत दूर दराज क्षेत्र है, रासू मांदर का क्षेत्र है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन होगा कि इस पर वो विचार करें। माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्य ये जानना चाहते हैं, मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आपके ITI में 4 ट्रेड वहाँ स्वीकृत किए गए हैं और 4 ट्रेड में 2 ट्रेड हमने वहाँ पर शुरुआत की है, क्लासेस लगी पिछले साल, जहाँ पर संख्या मात्र पिछले साल इनरोलमेंट 4 बच्चों का था, इस बार ये इनरोलमेंट 0 हो गया है, 0। ये सिर्फ कोटि पदों की बात ही नहीं करना चाहूँगा, यहाँ पर पूरे टेक्निकल एजुकेशन का भी मैं थोड़ा सा खाका को देना चाहता हूँ। अगर हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें 2021-22 में ये 83% जो है इनरोलमेंट हिमाचल प्रदेश के अंदर है। उसी तरह अगर हम देखें प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ये 24% है। अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं तो ये लगभग 85% है और प्राइवेट संस्थाओं में ये 20% है। और ITI की जहाँ तक मैं बात करना चाहूँगा, ITS में जहाँ तक हिमाचल जो स्टेट जो गवर्नमेंट की संस्थाएँ हैं ITS में ये 75% है और प्राइवेट में 56% है। और माननीय सदस्य से जानना चाहती है कि यहाँ पर जो 2 ट्रेड हैं, हमने इसके लिए इनका पहले भी निवेदन रहा है। 4 ट्रेड की जगह 2 नए ट्रेड हमने प्रस्तावित इनकी तरफ से डिमांड आया है और मैंने इसको विभाग के माध्यम से मंगाया है कि इसका हम जांच करें, क्या वहाँ पर नए ट्रेड देना चाहते हैं, ताकि जो 4 यहाँ पर नए 4 ट्रेड दिए गए हैं, ये ट्रेड भी ऐसे ट्रेड दिए गए हैं जो वहाँ पे व्यवहारिक नहीं है। नंबर 1 में दिया गया डाटा बेस सिस्टम असिस्टेंट, नंबर 2 पे दिया गया है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग असिस्टेंट, नंबर 3 पे दिया गया है मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल एफर्ट्स, नंबर 4 पे दिया गया है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर्स। अब हम दो नए ट्रेड जो इनकी तरफ से भी डिमांड रहा है, पहले भी विभाग को मैंने कहा इसकी चर्चा करें, इसकी जाँच भी करें। हमें 2 नए ट्रेड की हम बात करें, एक हम वहाँ पर कोपा देना चाहते हैं और एक मैकेनिकल मोटर्स। मैं चाहता हूं कि संख्या बच्चों का संख्या बढ़े, बच्चे इन्वॉल्वमेंट हो, तभी ये ITI चलेंगे। अधिकतर जैसा मैंने बताया, अधिकतर ITI में स्टूडेंट्स की संख्या घटता जा रहा है। हम ये 2 ट्रेड प्रयास करेंगे, जैसे इनका भी प्रश्न रहा है कि ये 2 ट्रेड चेंज करने के लिए मैंने विभाग को भी कहा है कि ये 2 चीज़ ट्रेड्स को जाए। हम वित्त विभाग से बात करेंगे और प्रयास करेंगे नेक्स्ट टाइम जो है इसमें हम 2 नए ट्रेड्स के साथ क्लासेस शुरू कर सकें। श्री अरुण कुक्का जी भी अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। वैसे प्रश्न तो है ये पश्चात से संबंधित। श्री अरुण कुमार जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये प्रश्न मैडम रीना जी का उनके विधानसभा क्षेत्र से था, लेकिन मैं माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूँगा। प्रदेश में ऐसे बहुत सारे तकनीकी शिक्षा संस्थान हैं जहाँ पर ऐसे ट्रेड चले हैं जहाँ पर उन ट्रेडों में बच्चों की एडमिशन होती नहीं है। मैंने भी अपने जो बड़ो ITI हमारी श्रोत्री है उसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह को चेंज करने के लिए 3-4 बार इनको विभाग को लिखकर भेजा है, लेकिन वहाँ पर अगर दूसरे ट्रेड चालू कर दिए जाएँ, क्योंकि पर्याप्त स्टाफ वहाँ पर है, तो बच्चों को वहाँ पर एडमिशन मिल सकती है। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जहाँ पर आपके ऐसे संस्थान जो जहाँ पर इन जो आपके वहाँ पर जैसे एम्ब्रॉयडरी वगैरह या दूसरे वो जहाँ पर एडमिशन नहीं है, तो उनके स्थान पर दूसरे हमें वो दे दिए जाएं। धन्यवाद। माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का बिल्कुल ठीक कहना है। हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत से ITI ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे ट्रेड चलाए जा रहे हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं। इस बारे में मैंने विभाग को भी कहा है कि हम देखें बहुत से नए ट्रेड्स आ चुके हैं, हम क्यों ना उन ट्रेड्स को इंट्रोड्यूस करें, रिप्लेस करें
और ऐसे जैसे रीना कश्यप जी ने कहा, पच्छाद जो है, पोंटा जो है, उद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसे ट्रेड खोले जाए, वहाँ पर उनको लाभ हो। हमने ऐसे ट्रेड पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जनरलाइज करके रखा है। और मैं चाहूँगा कि मैंने पहले भी सदन में कहा है, हम बहुत जल्दी जो है जो आउटडेटेड जो ट्रेड्स है उनको चेंज करेंगे, और जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर आज समय की डिमांड भी है, मांग भी है, ऐसे ट्रेड या शुरू करेंगे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न 4346 श्री अनिल शर्मा जी। अध्यक्ष जी, जो सूचना माननीय मंत्री जी ने रखी है, उन्होंने कहा कि 9 स्कूलों के लिए 4,83,27,662 रुपये का जो है वो रिलीज़ किया गया है 9 स्कूलों के लिए, और जो लिस्ट दी है उसमें 8 स्कूलों का जिक्र किया हुआ है। मेरा माननीय मंत्री से प्रश्न रहेगा कि जो प्रश्न मैंने किया था पिछले 3 सालों के अंदर स्कूलों भवनों के लिए कितना पैसा सदर विधानसभा में दिया गया है, वो मेरा प्रश्न था। आपने इसमें जो जिक्र किया है उसमें मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूँगा कि हमारे 3 सालों के अंदर जितने भी स्कूल की बिल्डिंगें थी वहीं की वहीं खड़ी हुई है, या तो उसमें पैसा नहीं आ रहा है, और 3 सालों के अंदर जो आप खुद कह रहे हैं कि 11,68,47,790 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपने दे रखी है, उसके आपने एवज में 3,45,31,662 रुपये जो है इसमें पैसा रिलीज़ किया है। इसका मतलब 8,23,16,127 रुपये अब इन भवनों को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। मेरा माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री से प्रश्न रहेगा कि बहुत सी बिल्डिंगें ऐसी हैं जो 90% पूरी हो चुकी है, उसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटली भी है, जो 3 सालों से वो भवन वैसे के वैसा खड़ा है, जहाँ की उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बोलो 3,03,07,200 रुपये की थी, और आपने 46 लाख रुपए उसमें रिलीज़ किया है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें जो अवार्डेड अमाउंट है 1,93 लाख का है। ऑलरेडी वो बिल्डिंग 90% पूरी हो चुकी है। एक तो मेरा प्रश्न रहेगा आपके माध्यम से कि 3 सालों के अंदर इन भवनों के लिए कितना पैसा सरकार के माध्यम से कब कितना दिया गया, और क्या इनको कंप्लीट करने के लिए क्या सरकार ने कोई टाइम लिमिट रखी है कि कब इसको कंप्लीट किया जाएगा। और दूसरा, क्योंकि 3 सालों का समय बहुत अजीब सा समय रहा जिसमें शिक्षा संस्थाओं की जो RMSA के अगेंस्ट हमारे स्कूल के बनने थे, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में भी लाना चाहूँगा कि RMSA के स्कूल जो अलाउड किए गए थे, और वो भी आज लगभग 6 स्कूल ऐसे हैं जो पैसे के अभाव की वजह से 3 सालों में आज वहाँ पर दरारें पड़नी शुरू हो गई, वहाँ पर काम रुका हुआ है। एक भी स्कूल की बिल्डिंग जो है उसमें काम नहीं हो रहा। तो माननीय मंत्री जी, क्या सदर विधानसभा के ऊपर आप नज़रअंदाज करते हो जो आपने देखा है कुछ सालों में, इसको बताएं कि कब तक इन स्कूलों के भवन बनाए जाएंगे और क्या आपने इसके लिए मापदंड तय किए हैं। शिक्षा मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि इसमें सदर विधानसभा क्षेत्र के 8 स्कूल और एक वहाँ पर जो 9 की जो लिस्ट आई है उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एट डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन ऑफिस मंडी, तो एक इसमें भी है, यानी जिस पर 1,58,00,000 दिया है, तो ये कुल मिलाकर के 4,83,27,662 रुपये जो है यहाँ के लिए दिए गए हैं। और इसमें इनमें से इन स्कूलों में जो काम चला है और जिसमें से जो काम जो 9 की सूची दे रखी है, इसमें से 4 काम तो 100% कंप्लीट हो चुके हैं, और उसके अतिरिक्त 4 काम ऐसे हैं कि जो अभी तक स्टार्ट नहीं हो सके हैं। और फिर उसके अतिरिक्त यह है कि एक आपका विद्यालय है एडिशनल एकोमोडेशन एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरियाड़ा, जिसमें 50% तक काम हो चुका है, और इसमें 1,38,00,000 रुपये अभी तक खर्च हो चुका है, और 2 करोड़ के लगभग की इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है। और जो आपने बताया कि
एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटली, इसका 80% काम कंप्लीट हो गया है और अभी तक इसमें 1,74,30,000 रुपये खर्च हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूँगा कि जो इसमें कुल जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अप्रूवल है वो 13,15,00,000 के करीब की है और 4,83,00,000 रुपये इसमें दिया जा चुका है और जो अभी तक खर्चा किया जा चुका वो 6 करोड़ के करीब किया जा चुका है और इन सभी कामों को प्रारंभ करने के लिए जो समुचित धनराशि की जो आवश्यकता होगी उसको हम एडिशनल फंड से प्रोवाइड करवाएंगे। और दूसरा, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि मंडी सदर के लिए कुछ कमी रखी गई है, कमी नहीं रखी गई है और भी यदि कोई डिमांड इस प्रकार की आएंगी तो उसका जो संभव व्यवस्था करने की होगी वो हम करेंगे। और आपने ये भी कहा RMS के जो स्कूल्स हैं उनमें भी कहीं पर कमी है, तो निश्चित रूप से जहाँ पर भी कोई कमी रहेगी तो उस कमी को सरकार पूरा करेगी। अगला प्रश्न 4352 श्री विक्रम सिंह जरियाल जी। अध्यक्ष महोदय, ये द्रमण सिमता चौड़ी जोत चंबा कोटी तीसा तरेला बैरागढ़ किलाड़ सड़क जो कि राष्ट्रीय मार्ग के लिए केंद्र सरकार ने 14/9/2016 को जो है कि इसकी सैद्धांतिक मजदूरी दे दी है। उसके उपरांत ड्राफ्ट सिलेक्शन रिपोर्ट जो है 25/8/2018 को यहाँ से गई है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि केंद्र सरकार भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को फिर से लिखा जाए कि 2018 से 2021 हो गया है कि इसकी अधिसूचना की जाए ताकि DPR बन सके, बजट मुहैया हो सके। मेरा अनुरोध है कि फिर से ये केंद्र सरकार को लिखा जाए। माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो अभी तक लंबित है। ऐसे ही भारत सरकार की तरफ से इस पे आगे कार्रवाई करने के लिए आदेश आएंगे भूतल परिवहन मंत्रालय की तरफ से। निश्चित तौर पे अगली कार्रवाई जो की जाएगी। अगला प्रश्न 4354 श्री बलवीर सिंह वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेरवा बाईपास का MLA प्रायोरिटी में 17-18 में ये सड़क डाली थी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 11 जुलाई 2018 को बाईपास नेरवा की अनाउंसमेंट भी की थी। FCA क्लियरेंस 3 साल से अभी तक पेंडिंग है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये विनती करना चाहता हूँ कि FCA केस सब जगह काफ़ी पेंडिंग है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में और स्टेट लेवल में एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर अगर कमेटी बने, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में SDM इसका चेयरमैन हो। इसमें 3 डिपार्टमेंट मेन डिपार्टमेंट होते हैं, फॉरेस्ट, रेवेन्यू और PWD। इनका आपस में तालमेल ही नहीं है और इसमें आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में, एक कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल में, एक स्टेट लेवल में बनाएं और हर 3 महीने के बाद इसकी मीटिंग हो कि कितने केसेस इसमें क्लियर हुए हैं। फिर FCA केस में थोड़ी तीव्रता आएगी। और हमारे जो नेरवा बाईपास है सर, उसमें नेरवा में 700 कुछ दुकानें हैं। सुबह से शाम तक जाम लगता है। मैंने प्राइवेट लैंड इसमें 70-72 आदमी से प्राइवेट लैंड की गिफ्ट डीड कराई। उनकी ज़मीन PWD के नाम 19 में लग गई है। 19 से 21 तक अभी तक सिर्फ ऑफिसर की नेग्लिजेंसी से, DPR की FCA क्लियरेंस ना होने से 2 साल से इसमें कोई भी तीव्रता नहीं आ रही। मेरी आपसे विनती है कि इसमें अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में कमेटियां बनाएं और वो उसमें फिर तीव्रता हो सकती है। थैंक यू। माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र के एक बहुत महत्वपूर्ण बाईपास की बात कही है। मैं इनकी भावनाओं से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि नेरवा बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जो बहुत घना बाज़ार है, नदी के किनारे है और उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी विकास के कार्य को करने के लिए जब वहाँ पर फॉरेस्ट लैंड आती है
तो फॉरेस्ट लैंड एक बहुत बड़ी हिंड्रांस है। उसका जब तक उसकी क्लियरेंस जो है वो भारत सरकार से नहीं होती है तो उस वक्त तक वहाँ काम करना मुश्किल होता है। मैं बधाई देता हूँ इनको। इन्होंने जितनी कर वहाँ पर जो प्राइवेट लैंड थी उस प्राइवेट लैंड को जो है उनसे NOC बखूबी ले रखी है। लेकिन जो इनका एक सुझाव आया है कंस्टिट्यूंसी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे कमेटी बनने का मैंने बात कही है, ताकि जितने भी प्रदेश के अंदर FC के केसेस हैं उन FC के केसेस को जो है उनका जल्दी से निपटारा हो सके, जल्दी से उनका निवारण हो सके, उसके लिए जो उनका सुझाव है उस पर विचार करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो इनकी चिंता है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही उसकी घोषणा की हुई है। मैं विभागीय अधिकारियों को कहूँगा कि इस केस को एक टॉप प्रायोरिटी दे करके जो है FCC क्लियरेंस के लिए जो है वो प्रायोरिटी दें और इसको क्लियर करें, ताकि वहाँ जो बहुत बड़ा जाम लगता है उस जाम से उस क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। अगला प्रश्न 4, 3, 5, 6 श्री रमेश चंद दवाला जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी बड़े सुलझे हुए, बड़े लर्नेड आदमी हैं, लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन किया मैंने, ये जो मशीन, जो बड़े वाली मशीन है सफाई करने के लिए, ये इसको खरीद किया है 2,41,000, 2 करोड़, सॉरी 2,41,000, और दूसरी जो है वो 1,81,00,000, और इसके जो टूल किट है वो 1,53,18,090 के खरीदे गए हैं। लगभग 6 करोड़ रुपया जो है इसके ऊपर खर्च किया गया है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 580 घंटे चली और 5,57,299 रुपये खर्च हुए। उसके बाद ये दूसरी जो है जो 740 घंटे चली और इसका खर्चा जो है 4,34,491 रुपये है। तो ये माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ये सफ़ेद हाथी जो है वो इटली से आया, इसकी बजाय अगर 20 लोग वहाँ पे रखे जाते तो उनसे ये 6 करोड़ ता जिंदगी जो है वो उनको 6 करोड़ रुपया जो है वो खर्च नहीं होना था। तो इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि ये इतना पैसा क्यों खर्च किया, और ये जो गाड़ियाँ हैं जो झाड़ू लगाती हैं, साइडों में कोई झाड़ू नहीं लगता है, तो इसलिए किस पर्पज के लिए खरीदा गया, प्रश्न करें और प्रश्न ही कर रहा हूँ किस लिए खरीदा गया और इसका क्या औचित्य था, और इसमें जो ये खर्चा हो रहा है, माननीय मंत्री जी, ये मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे माननीय सदस्य जो है बहुत जागरूक व्यक्ति हैं। वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो उसकी भी चिंता उतनी ही करते हैं जितने अपने विधानसभा क्षेत्र की करते हैं। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अगर ये मशीनों की जगह 20 आदमी रख लिए जाते तो ये तो सफ़ेद हाथी है, ज़्यादा उपयोग होता है। मैं माननीय सदस्य से कहूँगा कि ये अपना मोबाइल जो है वो छोड़ दें और कुछ कबूतर खरीद लें, या अथवा जो है वो कुछ जो है लोगों को जो है वो सूचना भेजने के लिए जैसे पहले होती थी, तार होती थी कुछ, तो उस प्रकार की व्यवस्था कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये मॉडर्न ज़माना है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है वो हम सारी चीज़ें जो है वो करते हैं। अब यहाँ हमारे जो है पेपरलेस करने के लिए हमने कंप्यूटर लगा दिए हैं विधानसभा के अंदर भी। तो शिमला शहर स्मार्ट सिटी है, धर्मशाला स्मार्ट सिटी है,
इसमें जो है वो स्मार्ट सॉल्यूशंस जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है विजन है, उसके अंतर्गत हिंदुस्तान की 100 सिटीज़ में जो है वो इस प्रकार के सॉल्यूशंस दे रहे हैं। तो आदमी कम होते हैं, कई बार सफाई नहीं होती है, प्रॉपर सफाई के लिए, और ये जो मशीनें हैं ये सफाई के साथ साथ जब बर्फ़ गिरती है तो उसको हटाने के भी ये उपयोग में आती है। केवल 2 मशीनें जो हैं वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा दे करके खरीदी हैं। इसके अलावा 4 मशीनें जो हैं वो CSR में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के द्वारा जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार को, शिमला नगर निगम को दिया गया है, वो फ्री में दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही ये जो मशीनें हैं वो खरीदी गई हैं और इस पर प्रॉपर काम हो रहा है। और मैन पावर की जो है वो सफाई के लिए आजकल कमी होती है, सफाई की व्यवस्था करने के लिए जो है वो मैन पावर नहीं मिलती है, इसलिए जो है मशीनों का उपयोग जो वर्ल्ड वाइड होता है, सारी दुनिया में होता है, हिंदुस्तान में भी होता है, उसको ध्यान में रख के जो है ये मशीन खरीदी गई है। अगला प्रश्न माननीय सदस्य श्री होशियार सिंह जी। सर, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि 100 बेडेड हॉस्पिटल्स जितने भी हिमाचल में है, एज पर नोटिफिकेशन सभी में 73 पोस्टें सैंक्शनड है। देरा सिविल हॉस्पिटल्स में सिर्फ 59 पोस्ट जो है वो सैंक्शन है। तो जो 14 पोस्ट बची हुई है ये कब क्रिएट की जाएगी? और दूसरी बात, जो 12 रिक्त पोस्टें हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है OTA, ऑपरेशन थिएटर है मगर OTA नहीं है, तो ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल बंद है, चल नहीं रहा है। और रेडियोग्राफर, ये 2 पोस्टें बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये 2 पोस्टों को कब भरा जाएगा और इसके साथ 14 पोस्टें कब क्रिएट की जाएगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत विस्तार से माननीय सदस्य महोदय को सूचना जो है यहाँ पर दी गई है और इसके मुताबिक जो कुल स्वीकृत पद हैं विभिन्न श्रेणियों के जो हैं कुल 59 स्वीकृत पद हैं, इसमें से 47 पद जो हैं भरे हुए हैं और 12 जो हैं वो रिक्त पद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक इस अस्पताल में जो डॉक्टर्स की संख्या का जो है, जो कुल स्वीकृत पद हैं 15 हैं, 13 जो हैं आपके भरे हुए हैं, मात्र 2 खाली हैं। और अभी डॉक्टर्स के लिए जो है वॉक इन इंटरव्यू जो हैं वो हुए हैं और उसमें काफ़ी डॉक्टर्स ने जो है अप्लाई किया है और माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद जो है अभी ये भर्ती प्रक्रिया जो है रुकी है, लेकिन जैसे ही इसमें कोर्ट के आगामी आदेश हमको प्राप्त होंगे तो ये 2 पद भी जो हैं ये भर दिए जाएंगे। आपने अन्य पदों को जो भरने की जो बात की है उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भर्ती जो है, चाहे वो टेक्निकल पोस्टें हों, चाहे वो लिपिक वर्ग की पोस्टें हों, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पोस्टें हों, तो इन पदों को भरे जाना जो है वो निरंतर एक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से ये पद जो हैं भरे जाते हैं। और जैसे ही हमको भविष्य में जिन श्रेणियों के कर्मचारियों की आपने बात की है, प्राथमिकता के आधार पर जो है देरा अस्पताल में आपको एक कर्मचारी जो है उपलब्ध करवा दी जाए। प्रश्न काल समाप्त।